हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे BTSC 10,709 ANM का जो जजमेंट आया है उसके बारे में बात करेंगे। जजमेंट जो आया है वो इंग्लिश में आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, तो हम उसको जजमेंट जो है वो हिंदी में कन्वर्ट किए हैं। तो उसके बारे में आपको आज बताएंगे कि जजमेंट में क्या कुछ लिख करके आया है, क्या बहाली में चेंज किया है, क्या आपको आगे की जो बहाली की प्रक्रिया होगी वो किस तरह से होगी, क्या कुछ इसमें लिखा गया है। तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको फ्रंट में दिख रहा होगा, ये जो लिखा गया है वो पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट का LPA का जजमेंट है। ये जो हाल ही में जजमेंट आया है, जो कल रात में जो शाम तक में जो जजमेंट अपलोड किया गया है वही है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये जो है वो 50 पेज का है। तो हम लोग चलते हैं, जो मुख्य पॉइंट है उस पर बात करते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा गया है। वैसे अगर आप इस PDF को पढ़ना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, और वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और खुद से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, ये जो है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट ने LPA फाइल दर्ज किया था उसका नाम है और उसका क्या है, एड्रेस है। उसमें ये जो दिख रहा है आपको वो वही सब है। देखिए यहाँ प्रियंका कुमारी, रेखा कुमारी, ये सब जो है वो LPA दायर करने वाले का नाम है। ठीक है, आगे देखिए एक एक करके बात करेंगे, लेकिन ये जो PDF है बहुत ही लंबा है। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अभी जो बात करने वाले हैं वो मेन पॉइंट पे बात करेंगे कि किस प्रकार से बहाली की प्रक्रिया होगी, क्या कुछ इसमें लिखा गया है। क्योंकि ये जो जजमेंट आया था वो इंग्लिश में आया था, तो बहुत सारी हमारे ANM सिस्टर को दिक्कत आ रही थी पढ़ने में। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं जो कितने नंबर पे जो वो जो लिखा गया है, मेन पॉइंट है, उसको लेके हम चलते हैं। ऐसे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा गया है। थोड़ा वेट करिएगा क्योंकि PDF जो है वो बहुत ही लंबा है, इसमें देखना पड़ेगा कितने नंबर पे लिखा गया है। बिल्कुल आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, शुरू से अंत तक इसमें हिंदी में लिखा गया है। तमाम सारी बातें को आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, एक एक करके समझ सकते हैं। यहाँ भी देखिए थोड़ा सा लिखा गया है, यहाँ पे भी इसको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर कितना पे है, 20 पे है। पॉइंट नंबर आप 20 नंबर में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देखिए वैसे क्या लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक मामला था जिसमें साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किए गए थे। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद यह स्पष्ट रूप से एक द्वारा आयोजित किया गया था। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि चयन समिति, ये जो सुनवाई हुआ है कितने में हुआ है, 3 न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि चयन समिति चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था। लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक और परीक्षा के लिए नहीं। ये जो एकल पीठ का जो सुनवाई आया था वो ये नहीं आया था कि लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग होगा और क्या है, परीक्षा के लिए होगा। यहाँ पे देखिए साफ क्लियर लिखा गया है, आगे और समझिएगा। साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंक और साक्षात्कार इस प्रस्ताव पर कि खेल के नियम बीच में नहीं बदला जा सकता। ये बोल रहा है कि कोई खेल का नियम नहीं है कि पहले जो कुछ था और बाद में अगर आप चेंज कर देते हैं तो वो चेंज करने का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो है वो कोई खेल नहीं है, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए बीच में नहीं बदला जा सकता। यह माना गया कि चयन प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया के बाद नहीं हो सकता है। ये जो है वो क्या है, अगर चयन प्रक्रिया हो जाता है या चयन प्रक्रिया के बाद ये कंडीशन नहीं किया जा सकता है। उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त आवश्यकता जोड़ी जाएगी। साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है। बोल रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट साक्षात्कार में वो पास करता है तो उसको न्यूनतम अंक पास करना आवश्यक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है कि S सूर्य प्रकाश राव और अन्य 1997 3LCC 59 एक ऐसा मामला था जिसमें वर्ष 1955 से 96 के लिए पदोन्नति हेतु पैनल तैयार नहीं किया गया था, और जब से सरकार ने यह कदम उठाया है तब से इसका संचालन किया जा रहा है। 1977 के नियमों में संशोधन का निर्णय भी लिया गया है। तब तक कोई रिक्त ना भरने का सचेत निर्णय संशोधन लाया गया। एक आदमी आयोग बनाया गया था। पहले के नियमों में विसंगति की जांच करने के लिए नियुक्ति किया गया और सरकार ने वर्ष 1996 में
नए नियम बनाने में कोई भी रिक्त पद न भरने का सचेत निर्णय लिया जा रहा है। वर्ष 1995 से 96 से नए नियम लागू होने तक सरकार के पास तैयारी ना करने की शक्ति पाई गई है। यानी कि जो वर्ष 1995 से अभी तक था वो सरकार के पास क्या है, वो चेंज करने का टाइम नहीं था, या जो भी था वो चेंज नहीं किया गया था। ठीक है, आगे देखिए और जो यहाँ पे है इसमें भी कुछ पॉइंट लिखा गया है। वैसे आपको हम अभी जो बताया उसको कुछ समझ में आपको आया होगा। आगे भी देखिए सब पॉइंट वाइज करके लिखा गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं देखिए 25 पॉइंट है, उसके बाद और बहुत सारे पॉइंट है, इसमें अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। वैसे हम अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि जो आप आगे की जो बहाली की प्रक्रिया की जो विज्ञापन संख्या 1/9/2022 निर्धारित की गई थी 28/7/2022 को जारी किया गया। जैसा कि रिपोर्ट से पता चला है मामले के रिकॉर्ड और अन्य राज्य स्वीकृत चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, जिसकी शुरुआत हुई। आवेदन ऑनलाइन किए गए, अभ्यर्थियों ने जमा भी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन के साथ अपने प्रमाण पत्रों की प्रतियां प्रपत्र आयोग ने अंक के तदनुसार सारणीबद्ध किया गया है। अनुलंघ तु अधिसूचना स्पष्ट रूप से 3 शीर्षकों के अंतर्गत यानी एएनएम की मूल योग्यता, प्राप्त अंक, उच्च योग्यता और अनुबंध के रूप में कार्य अनुभव। देखिए किस अकॉर्डिंग आपका जो आप आगे की बहाली होगा, आगे की प्रक्रिया होगा, देखिए किस तरह से लिखा गया है। इसमें आगे देखिए लिखा है बिहार राज्य के अंतर्गत अस्पतालों में कर्मचारी। उसके बाद यहाँ विद्वान वकील ने विशेष रूप से उल्लिखित किया है। आगे देखिए और क्या लिखा है, इसमें सब कुछ लिख दिया है। वैसे आपके पास टाइम होगा तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बहाली की प्रक्रिया होगा। वैसे हम आपको शॉर्टकट में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो फैसला आया वो डबल बेंच का फैसला आया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें यहाँ लिखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या था, चुनौती दिया था। एलपीए फाइल दर्ज करने का मतलब होता है चुनौती देना, यानी कि पहले का जो केस का सुनवाई था उससे संतुष्ट नहीं हुआ तो चुनौती दिया गया था एक तरह से। उसको क्या है, चुनौती देने के बाद ये जजमेंट आया है और इसमें जो आया वो फाइनल कट आ गया है कि अब जो बहाली की प्रक्रिया होगी वो किस अकॉर्डिंग होगी, वो होगा मार्क्स बेस पे। देखिए यहाँ लिखा भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य ने भर्ती प्रक्रिया को किसी भी समय पहले रोकने का अधिकार नियुक्ति होती है, इस आधार पर की गई नियुक्ति नहीं है। प्रक्रिया पूरी करवाने का निहित अधिकार हालांकि यह था, उन्होंने जब कहा कि तब भी राज्य का यह दायित्व था कि न्याय उचित ठहराए। यदि आप ऐसा मार्ग अपनाते हैं तो फिर सुरजीत कुमार का है, सुरजीत कुमार क्या कुछ लिखा वो सब है, सब कुछ दिया गया है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया, इसमें जो है आपका जो बहाली का प्रक्रिया है वो इसमें कुछ लिखा गया है। जैसा कि हमने शुरू में देखा, केवल विशिष्ट तथ्यों के आधार पर राय का विभाजन जब किसी नए को पूर्वव्यापी संचालन दिया जाता है, संशोधित नियम फिर भरनी होगी। रिक्तियाँ के संदर्भ के बिना संशोधित नियमों के आधार पर बनाया गया है, तब वह तारीख रिक्तियाँ उत्पन्न हुई, चाहे वह पहले का हो या संशोधन या नए नियम के बाद ना होने पर भी रिक्तियाँ नियमों के पूर्वव्यापी करवाई दी गई है। अब ये क्या है, यदि सरकार जानबूझकर इसे छोड़ने का निर्णय लेती है, पहले की चयन प्रक्रिया चाहे वह किसी भी चरण में हो, चयन तभी होता है जब नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले हो। जारी किए जाने पर राज्य पहले जारी किए गए निर्णय को छोड़ने के लिए सक्षम है, हालांकि चयन करें और नए चरण के लिए आगे बढ़े। ऐसा करना एक सचेत निर्णय होनी चाहिए। वर्तमान मामले में एक नया नियम है लाया गया जिसके पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं डाला गया। पहले के नियम के अनुसार 2014-15 में प्रारंभ हुई थी, साल 2022 और आगे बढ़ चुका है, करीब आ रहा था। नए नियम लागू होने के बाद आयोग पूर्व के आधार पर ही आगे बढ़ा था विज्ञापन, जो कि नियमों के अनुरूप था। आप क्लियर, आप इससे समझ सकते हैं कि आप जो बहाली की प्रक्रिया होगी 2018 नियमावली के अकॉर्डिंग ही होगी। केवल चयन तरीकों में विचलन हो, जहां तक आगे बढ़ने की बात है तो असंगति और प्रशासनिक के 2018 नियमावली के तहत भी नियुक्तियां की जाएगी। यहाँ देखिए लिखा गया है, इसमें आप पढ़िए, जहां तक की बात हो आगे बढ़ने की बात तो असंगति और प्रशासनिक है 2018 की नियमावली के तहत भी नियुक्तियां की जाएगी। अब जो है नियुक्तियां जो होगी वो 2018 नियमावली के अनुसार ही होगा। उसके बाद देखिए इस पर सब कुछ लिखते हुए ऑर्डर दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर आया है, ऑर्डर यहाँ पे लिखा गया है और सब कुछ यहाँ डेट वगैरह सब कुछ दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा है हम तदनुसार ऑर्डर करते हैं, क्या है ये, इस अकॉर्डिंग से
ऑर्डर करते हैं के विनोद चंद्रन CJ हरीश कुमार। और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 29/4/2022, सब कुछ इसमें लिखा गया है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।